तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनी इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ गया होता है। फिर अचानक से नीचे बैठ जाता है और याद कर रहा होता है कि उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया था। फिर अपने सर पकड़ते हुए कह रहा होता है आखिर मैं ये सब भूल क्यों नहीं जाता हूँ। इसके बाद हमें दोबारा प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और कियोन प्रिंसिपल से कह रहा होता है प्रिंसिपल वॉन, मैं उसके साथ नेक्स्ट वीक एक और मीटिंग चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बीच आप उसे स्कूल से दूर रखें। तो प्रिंसिपल वॉन कह रहा होता है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने एक और स्टूडेंट को सस्पेंड कर दूं? ये स्कूल मैं चला रहा हूँ, आप नहीं मिस्टर कियोन। अब आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है और अब कोई भी सस्पेंड नहीं होगा। और साथ ही जॉन ने ये भी बता दिया है कि उसे बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कियोन कह रहा होता है सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर प्रिंसिपल वॉन मिस नाडिया से कह रहे होते हैं मिस नाडिया आप ही बताइए क्या उसने कोई झूठ बोला है? तो मिस नाडिया कह रही होती है नहीं सर, उसने कोई भी झूठ नहीं बोला। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तो कियोन कह रहा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अथॉरिटीज नहीं चाहती है कि बुक के आइडियाज हर जगह फैल जाएं और जॉन को अपने पास में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। फिर प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि उस लड़के के पास ये बुक पब्लिश होने के पहले से है और अगर वो इस बुक के आइडियाज को सभी के साथ शेयर करना चाहता तो आपको ये नहीं लगता कि अभी तक ये पूरा स्कूल क्रिमिनल से फाइट करने के लिए रोड में आ गया होता। और मैं आपको बता दूं कि जब जॉन ने इस स्कूल में एडमिशन लिया तो उसने रिक्वेस्ट करी कि उसकी रैंक सीक्रेट ही रहे और शायद ही वो अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और ना ही कोई स्टूडेंट उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो इसीलिए मुझे उस बुक के बारे में फिक्र करने का कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है और मैं हमेशा ये सोचता था कि वो अपने टैलेंट पर इतना शर्मिंदा क्यों है। लेकिन आपका उसके साथ बिहेवियर देखकर मैं फाइनली समझ गया हूँ कि वो आपके स्टूडेंट्स में से ही एक था। तो कियोन कह रहा होता है हाँ। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है तुम रीएडजस्टमेंट कोर्स के दौरान एग्जैक्टली क्या पढ़ाते हो? तो कियोन कह रहा होता है मैं आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है इंटरेस्टिंग है और आप कुछ वीक पहले सेराफिना को भी इन क्लासेस में एडमिशन कराना चाहते थे। तो कियोन कह रहा होता है हाँ सब कुछ पहले से तैयार हो गया है और कुछ दिन वो वहाँ रहकर वापस आ जाएगी। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है नहीं आप इस बारे में भूल जाइए। तो कियोन हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है जब तक आप मुझे क्लास की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर देते हैं तब तक मैं आपकी किसी भी बात पर एग्री नहीं हूँगा। तो कियोन कह रहा होता है सर ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, सेराफिना को काउंसलिंग की जरूरत है और इसमें आपका ही फायदा है। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है मैंने आपको क्लियरली बता दिया है और अगर हाई टियर अथॉरिटीज को मेरी डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे यहाँ आकर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कियोन और नाडिया स्कूल के बाहर आ गए होते हैं और नाडिया कियोन से कह रही होती है ये एक मामूली प्रिंसिपल है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कियोन कह रहा होता है हम इजीली किसी पर भी प्रेशर डाल सकते हैं पर वॉन पर नहीं, लेकिन आज उसने जो हमारी बात को नजरअंदाज किया है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाई टियर पर्सन सोसाइटी के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, स्पेशली सेराफिना और जॉन जैसे पावरफुल पर्सन। इसलिए अगर कोई मिसबिहेव करना शुरू कर दे तो उसे इमीडिएटली करेक्ट करना चाहिए। फिर मिस नाडिया कह रही होती है सेराफिना के साथ मेरे फर्स्ट इंटरव्यू से ये क्लियर हो गया है कि प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को हमसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें उनकी भलाई की परवाह नहीं है? तो कियोन कह रहा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेस्टर्न में कुछ सस्पिशियस चल रहा है। इसके बाद कियोन पीछे मुड़कर देखते हुए मनी मन कह रहा होता है वॉन मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप अथॉरिटीज को नाराज करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं और वो स्कूल के वेस्ट कॉर्नर में खड़ा होता है। फिर वहाँ पर सेरा भी आ जाती है और वो कह रही होती है तुम्हारा हेडेक हो रहा है या कुछ और? तो जॉनी कह रहा होता है नहीं मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था और इतना कहने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर सेरा भी जॉनी के पीछे चली जाती है। इसके बाद सेरा जॉन से कह रही होती है मैंने सुना कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया था। तो जॉनी कह रहा होता है ये अथॉरिटीज का कियोन पर्सन था और वो मुझसे अनऑर्डिनरी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने आया था, हालांकि ये इतना बढ़िया नहीं था लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। फिर सेरा कह रही होती है सच में तुम्हें सस्पेंड या कुछ और नहीं किया? तो जॉन कह रहा होता है नहीं उन्हें मुझ में कोई भी खतरा नहीं दिखा, आखिर क्रिपल होने के कुछ तो फायदे हैं। इसके बाद सेरा जॉनी का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है इस पूरे टाइम जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो तुम्हारा हाथ कांप रहा था, मुझे सच सच बताओ वहाँ क्या हुआ? तो जॉनी अपना हाथ खींचते हुए कह रहा होता है अब जाने भी दो, मैं अभी भी इन्वेस्टिगेशन की वजह से थोड़ा नर्वस हूँ। जॉनी का ऐसा बिहेवियर देख कर सेरा मनी मन कह रही होती है क्या नर्वस? मैंने उसे कभी ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा।
फिर जॉनी कह रहा होता है अब मुझे थोड़ा घूमने और फ्री फील करने की जरूरत है। इतना कहकर जॉनी आगे को जाने लगता है तो सैरा पीछे से कह रही होती है मैंने अपनी एबिलिटी खो दी है तो तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और इससे मुझे अपनी हर प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प मिली है, लेकिन ये दोनों तरफ से होता है और मैं ये बता सकती हूँ कि तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं पहले की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे बात कर सकते हो। तो जॉनी पीछे मुड़ता है और हंसते हुए कह रहा होता है चलो भी सैरा तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं बस थोड़ा सेक कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाऊंगा। इतना कहकर जॉनी फिर से आगे की ओर जा रहा होता है और सैरा मनी मन कह रही होती आखिर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक हॉस्टल के बाहर खड़ा होता है और वो लास्ट टाइम हुए इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर मैं उस बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा एम थोड़ा भी गलत हो जाता तो ना जाने उस दिन क्या हो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्लो भी आ जाता है और आर्लो ब्लैक से कह रहा होता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो ब्लैक कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए। फिर आर्लो कह रहा होता है किस बारे में। तो ब्लैक कह रहा होता है जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो नेक्स्ट किंग मैं बनूंगा, है ना, और मुझे पूरे स्कूल को लीड कैसे करना चाहिए और अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। टर्फ वॉर में लीड करना, हॉल को मॉनिटरिंग करना और स्कूल के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना और स्टूडेंट्स को लाइन में रखना, तुम पहले ही ये सब कर चुके हो। तो ब्लैक कह रहा होता है मुझे पता नहीं है, हाल ही में मुझे अपनी पावर पर भरोसा नहीं हो रहा है और मेरी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ही नॉर्मल है और साथ ही मेरी एबिलिटी भी तुम्हारे और रेमी के आसपास भी नहीं है, यहाँ तक कि आइसिन भी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता है। फिर आर्लो कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि रॉयल बनने के लिए तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही, मेरे स्कूल से जाने के बाद तुम स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग मेल हो और तुम नेक्स्ट किंग बनने के लिए क्वालिफाइड हो। जब तक तुम अपनी एबिलिटी इनहेंस करते रहोगे और टॉप पर बने रहते हो तो दूसरे लोग नॉर्मली तुम्हें फॉलो करेंगे, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो और न्यू फ्रेशर्स को कंट्रोल करने पर फोकस करो। तो ब्लैक कह रहा होता है मुझे लगता है इस बारे में सोचने के लिए मेरी क्लास बहुत ज्यादा भरी हुई है, सेराफिना, आइसिन, रेमी और सभी एक ही समय में स्कूल में आए हैं, पता नहीं आपने इनके साथ रहने में कैसे मैनेज किया। मुझे याद है जब तुम न्यू किंग बने थे तो उस टाइम पर आइसिन और मैंने बहुत प्रॉब्लम पैदा करी थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और ब्लैक आइसिन का कॉलर पकड़ के कह रहा होता है कि तुम कहाँ देख रहे थे। तो आइसिन कह रहा होता है अरे अपना हाथ हटाओ। फिर ब्लैक कह रहा होता है तुम ऐसा मत सोचो कि जब से हम यहाँ आए हैं मैंने तुम पर कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम मुझे घूर रहे हो। तो आइसिन कह रहा होता है अरे तुम अपनी चापलूसी बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्लो भी आ जाता है और वो कह रहा होता है अरे तुम दोनों अभी रुक जाओ। तो ये सुनकर वो दोनों ही आर्लो की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। फिर आर्लो उन दोनों से ही कह रहा होता है कि ये फाइट करने की जगह नहीं है और तुम दोनों इसे सेटल करना चाहते हो तो बाहर जाकर करो। तो ब्लैक कह रहा होता है कि तुम कौन हो। फिर आइसिन भी आर्लो से कह रहा होता है कि तुम हमें नहीं बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो आर्लो कह रहा होता है कि मैं वेल्स्टन का किंग हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने अच्छे से बिहेव करो। आर्लो की ये बात सुनकर पहले तो दोनों शांत हो जाते हैं, फिर काफी तेजी से हंस रहे होते हैं और आइसिन कह रहा होता है तुम और किंग, तुम ठीक कह रहे हो लिटिल मैन, तुम जैसा लंगड़ा पॉसिबली वेल्स्टन का ग्रेट किंग नहीं हो सकता है। अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले मैं सभी के सामने तुम्हें मार दूं। इसके बाद हम सेसिल को भी देखते हैं और आर्लो उसके हाथ से फोक छीन लेता है। फिर सेसिल कह रही होती है अरे मैं उसका यूज कर रही थी। तो आर्लो को फोक छीनता हुआ देखकर ब्लैक हंसते हुए कह रहा होता है अरे यार उसके हाथ में एक फोक है, अब हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो वो फोक तेजी से उनकी तरफ फेंक देता है और वो फोक सीधा उन दोनों के बीच से जाते हुए वॉल को हिट करता है। तो ये देखकर आइसिन कह रहा होता है अरे वो हमारी आइस में भी लग सकता था। फिर आर्लो कह रहा होता है तुम दोनों ही मुझे बाहर मिलो, मैं तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लेसन सिखाऊंगा। तो ब्लैक कह रहा होता है हाँ ठीक है बाहर मिलो, तुम जो भी कर रहे हो ना उससे किसी को भी डर नहीं लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो ने उन दोनों को डिफीट कर दिया है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है और स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और ब्लैक कह रहा होता है हमने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी, हमने आपके लिए काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी। फिर आर्लो कह रहा होता है तुम न्यू बीस्ट को मेरी सबसे कम फिक्र थी, वैसे भी मेरे पास निपटने के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ब्लैक कह रहा होता है कैसी प्रॉब्लम्स। फिर आर्लो कह रहा होता है ऑब्वियसली लैक ऑफ यूनिटी, जब मैं पहली बार किंग बना था तो किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी
तो ब्लैक कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर आर्लो कह रहा होता है ये सब रे की वजह से हुआ था। उसने रैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर दिया था क्योंकि वो चाहता था सभी लोगों के साथ सेम बिहेव किया जाए और उसने स्कूल में वायलेंस को रिस्ट्रिक्ट करने का डिसीजन लिया ताकि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स वीक स्टूडेंट के साथ नरमी बरते। तो ब्लैक कह रहा होता है इसका एंड अच्छा नहीं रहा होगा। फिर आर्लो कह रहा होता है नहीं, इससे हाई टियर पर्सन के गौरव को ठेस पहुंची और लो टियर पर्सन को सेफ्टी की झूठी उम्मीद। लेकिन उस टाइम रे सबसे पावरफुल था इसलिए सभी के पास उसकी बातें सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और सभी उसके ग्रेजुएट होने का ही वेट कर रहे थे। फिर जब वो ग्रेजुएट होकर चला गया तो सब कुछ उल्टा हो गया। रे ने जो कुछ भी बिल्ड किया था हाई रैंकर ने वो सब रिजेक्ट कर दिया जिसमें उसका सक्सेसर मैं भी हूँ। उनमें से कोई भी यहाँ तक रॉयल्स ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या वो अपने लीडर को कैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने किसे फॉलो किया। फिर आर्लो कह रहा होता है किसी को भी नहीं, वो बस वही कर रहे थे जो वो करना चाहते थे। हाई रैंकर अपनी फ्रस्ट्रेशन लोअर रैंक पर निकाल रहे थे और क्योंकि लो रैंकर ने अपनी लिमिट्स नहीं समझी वो फाइट करते रहे और सीरियस इंजर्ड होते रहे और सभी ने अपनी रैंक की परवाह किए बिना किसी के ऊपर भी अटैक करते रहे। तो ब्लैक कह रहा होता है हालांकि आप इसे फिक्स करने के लिए मैनेज कर पाए, आखिर तुमने मैनेज करने के लिए क्या किया। फिर आर्लो कह रहा होता है मैंने हर प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट का पता किया और उसे पीट पीट कर उसकी सही जगह पर लेकर आया। फिर उसके बाद मामला शांत हो गया। तो ब्लैक कह रहा होता है अरे ये तो पागलपन है, तुम्हें तो ये सब नए सिरे से बिल्ड करना पड़ा। मैं नहीं जानता था कि ये उस तरीके का पर्सन था, ऐसा लगता है जैसे उसने स्कूल छोड़ दिया। फिर आर्लो कह रहा होता है मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो बस सभी को खुश रखना चाहता था। हालांकि उसे पता होना चाहिए कि कुछ रूल्स नहीं बदले जा सकते हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है डैम, पूरे स्कूल को फिर से अरेंज करना, मैं तो ये कभी भी नहीं कर सकता था। अरे यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। फिर आर्लो कह रहा होता है लोग शायद ही कभी जानते हैं कि जब उनके सामने कोई चैलेंज आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। यही बात उन्हें बाकी सभी से अलग करती है। जैसे कि मैंने कहा तुम इसके लिए जितना प्रिपेयर हो सको उतना रहना और मैं भी उतनी चिंता नहीं करूंगा अगर तुम होगे तो। फिर ब्लैक कह रहा होता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल में सेसिल और एक स्टूडेंट दिखाया जाता है और वो स्टूडेंट वॉल में पंच कर रहा होता है। फिर सेसिल उससे कह रही होती है इतना काफी है, अब तुम जाने के लिए फ्री हो और वो स्टूडेंट सेसिल से माफी मांगता है। फिर वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। इसके बाद सेसिल कह रही होती है तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए और तभी हम देखते हैं कि जॉनी भी सेसिल के पीछे से आ गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के वेस्ट कोर्टयार्ड में हम ब्लैक को देखते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक के पीछे जॉनी भी आ जाता है। तो ब्लैक को ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो जॉन को देखता है। फिर कह रहा होता है अच्छा ये तुम हो। इसके बाद हम स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट को देखते हैं और वो कह रहा होता है अरे वो बाहर क्या हो रहा है। ब्लैक और मास्क स्टूडेंट बाहर है। इसके बाद ब्लैक जॉनी से कह रहा होता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, अगर ऐसे ही है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। आखिर मेरे पास तुम्हारी हड्डियां तोड़ने का एक रीजन भी है, तुमने आइसिन को चोट पहुंचाई है और तुम स्कूल में बहुत हंगामा कर रहे हो। फिर मनीमन कह रहा होता है इस पर्सन के पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं लग रही है, लेकिन एबल ने कहा था कि वो एबिलिटीज कॉपी कर सकता है। अगर ये सच में ऐसा कर सकता है तो चलो देखते हैं कि ये कैसे करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी तेजी से ब्लैक की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जैसे ही उसे पंच मारता है तो ब्लैक जॉनी का पंच डॉज कर लेता है और मनीमन कह रहा होता है आखिर उस मास्क के नीचे कौन होगा। इतना कहने के बाद ब्लैक जॉनी का मास्क उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉनी ब्लैक का हाथ पकड़ लेता है और ब्लैक को किक करते हुए दूर छटका देता है। फिर ब्लैक मनीमन कह रहा होता है नॉर्मली लोग इतनी जोर से हिट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही किसी की एबिलिटी कॉपी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर से जो स्टूडेंट्स ये फाइट देख रहे होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उस मास्क वाले स्टूडेंट ने ब्लैक को इतनी आसानी से कैसे मार दिया और क्या उस मास्क स्टूडेंट ने अभी तक ब्लैक के ऊपर ब्लास्ट नहीं किया। तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है कि कौन जाने की वो क्या करना चाहता है। इसके बाद हम दोबारा उन दोनों को देखते हैं और ब्लैक जॉनी से कह रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो। तो ब्लैक के इतना कहते ही जॉनी उसे पंच मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक झुकते हुए उसका पंच डॉज कर लेता है और जॉनी को ही पंच मार देता है। फिर दोबारा जॉनी को एक और पंच मार रहा होता है, लेकिन जॉनी इस बार ब्लैक का पंच डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए जमीन में पटक देता है। तो ब्लैक मनीमन कह रहा होता है ये तो बहुत ही फास्ट है, इससे पहले कि ये मेरा आधा हाथ काट दे मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो इतना कहते हुए ब्लैक अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और लेजर से जॉनी
जॉनी को शूट कर देता है, लेकिन जॉनी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर ब्लैक अपनी लेजर बीम का यूज करते हुए जॉनी से दूर आ जाता है और मनी मन कह रहा होता है व्हाट द हेल, उसने अभी अभी मेरी एबिलिटी को कॉपी कर लिया था, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहने के बाद ब्लैक जॉनी के ऊपर बहुत सारे लेजर बॉल शूट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉनी ने आइसिन की एबिलिटी कॉपी कर ली होती है और वो उसका यूज करके ब्लैक के लेजर बॉल को डॉज करते हुए तेजी से ब्लैक की तरफ आ रहा होता है। तो ब्लैक ये देखकर अपनी पूरी पावर से जॉनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये देखते हुए बाकी स्टूडेंट कह रहे होते हैं ब्लैक उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। फिर हम वापस जॉनी को देखते हैं और वो स्लाइड करते हुए ब्लैक के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एकदम से ब्लैक के पीछे आ गया होता है। फिर ब्लैक जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो जॉनी अपनी सभी फिंगर्स में लेजर बीम एक्टिवेट कर रहा होता है और ब्लैक के कुछ रिएक्ट करने से पहले उस पर शूट कर देता है। फिर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है आखिर उसने ये कैसे किया। इसके बाद जॉनी ब्लैक को अपने एल्बो से हिट करते हुए नीचे गिरा देता है। फिर ब्लैक दोबारा उठने की कोशिश कर रहा होता है तो जॉनी उसकी पीठ में पंच मार देता है और ब्लैक के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद जॉनी वहाँ से चले जाता है और ये सब देखते वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं आखिर ये क्या हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के अंदर हम आर्लो को देखते हैं और तभी आर्लो सुनता है कि 3 स्टूडेंट आपस में ब्लैक और मास्क मैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और पहला स्टूडेंट कह रहा होता है कि नहीं मैं वहाँ पर मौजूद था, तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है मैं भी वहीं था। ब्लैक उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया और कहा जाए तो फाइट वन साइडेड थी। फिर तीसरी स्टूडेंट कह रही होती है डांग आखिर वो लड़का कौन था, तो डांग कह रहा होता है पता नहीं वो कौन था। फिर दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है वो मास्कमैन अचानक से ही आ गया और उसने आइसिन और ब्लैक को बहुत बुरी तरह से मारा है। हालांकि एक बात है कि वो रॉयल्स के सेम लेवल पर है। तो डांग कह रहा होता है हाँ वैसे लोग उसे जोकर कह रहे हैं। फिर वो तीसरी स्टूडेंट कह रही होती है कि तुम दोनों इस बात को बहुत बड़ा बना दे रहे हो। तो डांग कह रहा होता है ऑफ कोर्स क्योंकि ये बहुत डरावना है, जरा इस बारे में सोचो कोई इतना पावरफुल हमारे बीच में छुपा हुआ है, वो कोई भी हो सकता है। क्या होगा अगर हमने उसे कभी अपने पास में नाराज किया हो, अगर ऐसा हुआ तो वो हमारे लिए भी जरूर आएगा। तो वो तीसरी स्टूडेंट कह रही होती है तुम ये बकवास बंद करो, ये सुनकर मैं और ज्यादा घबरा रही हूँ। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि वो आर्लो या कोई और नहीं था। फिर वो दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है नहीं इडियट, आर्लो के पास बैरियर एबिलिटी है। इसके बाद वो तीनों जब आर्लो को देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और डैंग घबराते हुए कह रहा होता है आर्लो की बात मत सुनो वो स्टूपिड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लैक इन्फर्मरी में होता है और जैसे ही वो जागता है वो अपने सामने रेमी और आइसिन को देखता है। तो ब्लैक को जागता हुआ देख रेमी कह रही होती है ब्लैक तुम जाग गए। तो ब्लैक कह रहा होता है मैं यहाँ कितने टाइम से हूँ। फिर रेमी कह रही होती है तुम पूरे दिन से यहाँ बेहोश हो, ऑलमोस्ट स्कूल खत्म हो गया है। तो ब्लैक हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या। तो रेमी कह रही होती है अरे ज्यादा हिलो मत, तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। इसके बाद ब्लैक गुस्से से बेड में पंच मारता है और उसे ये करने से काफी दर्द होता है। फिर रेमी कह रही होती है अरे मैंने कहा ना तुम आराम करो। तो ब्लैक कह रहा होता है एक मेंटल स्कूल के आसपास ऐसे ही घूम रहा है तो मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ, और वो मुझसे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसने बाहर मेरी एबिलिटी इतनी इजीली कॉपी कर ली, ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर रेमी कह रही होती है तुम उस बारे में इतना मत सोचो। तो ब्लैक कह रहा होता है तुम्हें बताओ हमें उसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, वो कभी भी अचानक से आ जाता है और हमारे पास उसे देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम उसके शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, वो बस अपने अपोनेंट को एबिलिटी यूज करने के लिए फोर्स करता है और फिर वो एबिलिटी कॉपी कर लेता है। इसके बाद तो उसे डिफीट करना एकदम नामुमकिन हो जाता है। तो आइसिन कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है तुमने अपनी एबिलिटी तुरंत एक्टिवेट नहीं करी होगी। फिर ब्लैक कह रहा होता है मैंने अपनी फिस्ट से उससे फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा करने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ट्रेन किया गया है और उसके पास कुछ भी गलत होने की सिचुएशन में यूज करने के लिए पहले से ही एक एबिलिटी थी। उसने अपने सभी बेसिस कवर कर लिए। फिर रेमी कह रही होती है कुछ ऐसा है जो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, अगर वो सिर्फ एबिलिटीज को कॉपी कर रहा है तो फाइट कुछ हद तक बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन वो हम पर हावी हो जाता है। भले ही उसने एडवांस में एबिलिटी स्टोर करी हो पर स्किल गैप इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है तुम सही कह रही हो, वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं था, उसकी एनर्जी बीम एम्पलीफायर वर्जन लग रही थी। उसने वो काम किए जो मैं भी नहीं कर पाया। इसके बाद रेमी आइसिन की तरफ देखते हुए कह रही होती है तुम्हारे बारे में क्या आइसिन, क्या उसने तुम्हारी एबिलिटी भी कॉपी करी थी। तो आइसिन कह रहा होता है खैर उसने मेरे पंच को ठंडा कर दिया, तो वो डेफिनेटली उस टाइम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके पास 3 और एबिलिटी थी, इसलिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या वो एक टाइम पर 4 से ज्यादा एबिलिटी स्टोर कर सकता है। यार अब बताओ हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। फिर रेमी कह रही होती है अभी हमारे पास ज्यादा
ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसकी कोई लिमिट जरूर होगी। अगर हम ये पता लगा सके कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है या उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, तो हमें इंटरसेप्ट करने का चांस मिल सकता है। फिर ब्लैक कह रहा होता है हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम उसे रोक सकेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके रूफटॉप दिखाया जाता है और वहाँ पर हम आर्लो को देखते हैं। फिर वहाँ पर आइसिन भी आ जाता है और आर्लो से कह रहा होता है आइसिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आइसिन कह रहा होता है प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास जॉन के लिए कोई प्लान है। फिर आर्लो कह रहा होता है वो बस नखरे दिखा रहा है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दो, वो जल्दी खुद पर काबू पा लेगा। तो आइसिन कह रहा होता है नहीं, वो नहीं करेगा, उसने आज ब्लैक को सबके सामने पीट दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि उसे किसी चीज की परवाह है? तुम्हें उसके साथ इतना पॉजिटिव होना बंद करना होगा। अगर तुमने इस बारे में जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो दोबारा वही रिपीट करेगा जो उसने अपने ओल्ड स्कूल में किया था। फिर आर्लो कह रहा होता है ओल्ड स्कूल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओल्ड स्कूल में क्या हुआ था? तो आइसिन कह रहा होता है वो न्यू बॉस्टन में किंग था और जिस तरह ये एंड हुआ उसने अपनी प्रजा को पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद को एक्सपेल्ड कर दिया। अब जॉन का दिमाग खराब हो गया है, वो बहुत ही डेंजरस है और वो अनकंट्रोलेबल भी है, स्पेशली तब जब उसने किसी चीज पर अपना मन बना लिया हो। इतना सब सुनने के बाद आर्लो आइसिन को बैरियर के अंदर बंद कर देता है और बैरियर को एकदम छोटा करने के बाद कह रहा होता है तुम्हें ये सब कब से पता था और मुझे वार्न करने की कोशिश भी नहीं की, और अब तुम्हें ये रिपोर्ट करके अच्छा लग रहा है जब तुम और तुम्हारा फ्रेंड डेंजर में है। जैसे कि अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत यूजफुल होगी, है ना? मैं उससे पहले ही हार चुका हूँ। ये सुनकर आइसिन एकदम हैरान हो जाता है। फिर कह रहा होता है आई एम सॉरी आर्लो, मैं उस टाइम किसी भी चीज में डिस्टरबेंस नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। फिर आर्लो कह रहा होता है अपने एक्सक्यूजेस बचा कर रखो, अब तुम्हारे पास कुछ भी कहने के लिए यूजफुल नहीं है तो यहाँ से चले जाओ। तो आइसिन कह रहा होता है जॉन वेल्स्टन में सबसे स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन तुम उसे सब कुछ डिसाइड करने नहीं दे सकते हो, तुम्हें उससे फाइट बैक करनी चाहिए। अगर वो किंग बन जाता है तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम उसे किंग की गद्दी नहीं दे सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सारा और ईवी को देखते हैं और ईवी कह रही होती है मैं और मेरा फ्रेंड यूजुअली यही मिलना पसंद करते हैं, ये एक तरीके का राउंड अबाउट है, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ नहीं आते हैं। इतना कहते हुए ईवी सारा के साथ आगे जा रही होती है और तभी वो देखती है कि क्लियो रोलैंड को बुली कर रही होती है। तो ये देखकर ईवी को काफी बुरा लग रहा होता है। फिर ईवी मनी मन कह रही होती है सही है, मैं उसे रोक सकती हूँ। इसके बाद ईवी दौड़ते हुए उसके पास जाती है और क्लियो को पुश करते हुए कह रही होती है उसे अकेला छोड़ दो। तो क्लियो कह रही होती है ये क्या बकवास है। इतना कहने के बाद क्लियो ईवी को पंच मारते हुए उसे नीचे गिरा देती है। फिर कह रही होती है क्या मैं तुमसे बात कर रही थी। इसके बाद क्लियो सेरा की तरफ देखती है और कह रही होती है हाय सेराफिना, तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद मुझे नहीं थी। तो सेरा लास्ट टाइम हुए इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए मनी मन कह रही होती है मैं कोई भी परेशानी में फंसना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद क्लियो सेरा का कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है क्या तुम भी इसका पार्ट बनना चाहती हो। तो क्लोई के इतना कहती ही सेरा उसका हाथ पकड़ती है और अपने सिर से उसे मारती है, फिर अपने एल्बो से उसे हिट करती है और लास्ट में उसे किक करके नीचे गिरा देती है। फिर कह रही होती है तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद सेरा ईवी को उठाते हुए कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। तो ईवी कह रही होती है मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। इसके बाद ईवी देखती है कि क्लोई एकदम सेरा के पीछे आ गई होती है और वो घबराते हुए कह रही होती है सेरा पीछे देखो, लेकिन जब तक सेरा पीछे देखती है तो क्लोई उसे पंच मार देती है। फिर सेरा मनी मन कह रही होती है ये तो बहुत स्ट्रांग है, उसने मुझे इतनी जोर से भी नहीं मारा, लेकिन मुझे किसी रीजन से सब कुछ डबल दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेरा जैसी खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है तभी क्लियो उसे एक और पंच मार देती है और कह रही होती है अब तुम्हारा बहुत हो गया। तो सेरा मनी मन कह रही होती है आखिर मैं ऐसे कैसे जीत सकती हूँ। इसके बाद ईवी पीछे से आकर क्लियो की आंखें बंद कर देती है और कह रही होती है हमने तुमसे कहा था कि हमें अकेला छोड़ दो। तो क्लियो ईवी को पीछे धक्का देते हुए कह रही होती है अपना हाथ मुझसे दूर रखो। इसके बाद क्लियो अपनी आंखें साफ कर ही रही होती है तभी सेरा अचानक से आकर उसे पंच मारते हुए नीचे गिरा देती है। फिर सेरा कह रही होती है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तो क्लियो वहाँ से चुपचाप भागते हुए चली जाती है। इसके बाद ईवी और रोलैंड काफी खुश हो रहे होते हैं और रोलैंड कह रहा होता है ईवी तुम बहुत ब्रेव हो। तो ईवी कह रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ये फाइट मैनेज कर ली। फिर ये सब देखते हुए सेरा मनी मन कह रही होती है वो सिर्फ मिड टीयर की थी, इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है। इसके बाद ईवी सेरा से कह रही होती है सेरा ये रोलैंड है और ये भी हमारे साथ सेम ईयर में है। फिर रोलैंड सेरा से कह रहा होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। वैसे तुमने इतनी अच्छी तरीके से फाइट करना कहाँ से सीखा और तुमने तो खुद को डिफेंड करने के लिए
लिए भी अपनी एबिलिटी का यूज नहीं किया। काश ईवी और मैं भी ऐसा कर पाते। तो सारा कह रही होती है ऐसा हर कोई कर सकता है, ये करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। और ये फाइटिंग टेक्निक मैंने अपने फ्रेंड जॉन से सीखी है, वो हमारी तरह ही लो टियर का है। मैं उससे तुम दोनों को ये सिखाने के लिए कह दूंगी। तो ये सुनकर पहले तो वो दोनों काफी शांत हो जाते हैं। फिर ईवी कह रही होती है दरअसल हम तुमसे ही सीखना चाहते हैं। तो सारा कह रही होती है मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जॉन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फिर ईवी कह रही होती है हम जॉन को जानते हैं लेकिन हमें उसे देखकर बैड वाइब आती है। तो सारा कह रही होती है सच में मुझे लगा कि वो तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। फिर ईवी कह रही होती है मेरा मतलब है कि हमने बहुत पहले उससे फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश करी लेकिन वो हमें इग्नोर करता है, जैसे वो सोचता है कि वो हमसे बेहतर है क्योंकि वो ग्रेट सेराफिना का फ्रेंड है। तो सारा कह रही होती है अच्छा ऐसा है। फिर भी थोड़ा घबराते हुए कह रही होती है हम आपके फ्रेंड को कोसने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि हमने सिचुएशन को गलत समझा हो। तो सारा कह रही होती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि जॉन तो ऐसा नहीं है। फिर भी मैं उससे बात करके एक बार सब कुछ क्लियर कर दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम सेसिल और जॉन को देखते हैं और सेसिल जॉन से कह रही होती है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इस सब का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। जब तुम खुद को रिवील करके सीधा आर्लो के लिए जा सकते हो तो मास्क पहनकर इधर उधर क्यों भाग रहे हो? क्या ये तरीका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है? तो जॉन कह रहा होता है तुम बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करने पर फोकस करो और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उस पर क्वेश्चन मत करो। फिर सेसिल कह रही होती है अच्छा ठीक है पर कम से कम मुझे कुछ तो बताओ कि तुम आगे किसके साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हो। इसके बाद जॉन सेसिल की तरफ देखता है और उससे कह रहा होता है मेरा नेक्स्ट टारगेट तुम हो। तो ये सुनकर सेसिल काफी हैरान हो जाती है और कह रही होती है क्या? और सेसिल का ऐसा रिएक्शन देने के बाद जॉनी काफी जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें अभी अभी अपना फेस देखना चाहिए था। तो सेसिल चिल्लाते हुए कह रही होती है जॉनी ये फनी नहीं था, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। फिर जॉनी कह रहा होता है किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो ये सुनकर सेसिल दोबारा हैरान हो जाती है। इसके बाद जॉनी सेसिल के शोल्डर पर हाथ रखता है और कह रहा होता है इसे पर्सनली मत लेना, तुम्हें हर किसी के ऊपर खड़े होने की आदत है तो मुझे यकीन है कि तुम समझ गई होगी। अगर मुझे अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करनी है तो मुझे ये करना होगा। तुम वेल्सन की नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक वाली स्टूडेंट हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉनी रेडी होकर बाहर जा रहा होता है और तभी ब्लैक भी रूम के अंदर आ जाता है और ब्लैक जॉनी से कह रहा होता है मुझे लगता है तुमने पहले ये सुन लिया होगा। तो जॉनी कह रहा होता है क्या? फिर ब्लैक कह रहा होता है वो जोकर लड़का उसने मुझे सबके सामने डिफीट कर दिया, डैम मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। मैं बस यही कहता रह गया कि मैं उसे डिफीट कर सकता हूँ लेकिन मैं उसके थोड़ा भी क्लोज नहीं जा पाया। मैंने एट द एंड सभी को डिसअपॉइंट किया है। तो जॉनी ब्लैक की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर ब्लैक वॉल में पंच मारते हुए मन ही मन कह रहा होता है काश मैं बहुत स्ट्रांग होता। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और सैरा स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं और सैरा जॉनी से कह रही होती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम हमेशा से ऐसे ही घूमते रहे। वैसे आज तुम अपने फ्री पीरियड में क्या कर रहे थे? तो जॉनी कह रहा होता है रिसेंटली मैं अपनी बहुत क्लासेस स्किप कर दे रहा हूँ और इस वजह से मेरे ग्रेड भी कम हो रहे हैं, इसलिए टीचर मुझे खाली टाइम में एक्स्ट्रा वर्क करवाते हैं। फिर सैरा कह रही होती है तुम जानते हो अगर तुम्हें स्कूल में हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो जॉनी कह रहा होता है लेकिन तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि मैं बहुत स्लो हूँ। फिर सैरा कह रही होती है मुझे ये सच में याद नहीं है। तो जॉनी कह रहा होता है इसके अलावा वैसे भी मैं ऐसे ही समय बिताना पसंद करूंगा, दूसरे स्टूडेंट से दूर और स्कूल की सारी बकवास से दूर। ऐसा करना बहुत ही रिलैक्सिंग है और मुझे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सैरा कह रही होती है उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जॉनी कह रहा होता है वैसे तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तो सैरा कह रही होती है आज मेरी एक मिड टीयर स्टूडेंट के साथ फाइट हो गई थी। तो जॉनी कह रहा होता है क्या एक और फाइट? लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसके बाद तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो सैरा कह रही होती है मुझे परवाह नहीं है, तुम हमेशा ही ऐसा कहते रहते हो और खुद तो इतनी सारी प्रॉब्लम में फंसते हो, तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? फिर जॉनी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें दोबारा सैड नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी पास्ट में बहुत सारी बेवकूफ भरी हरकतें करी है, लेकिन अब ये अलग है क्योंकि अब तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब मैंने तुम्हें उस दिन इन्फर्मरी में देखा तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कैसा रिएक्ट करूँ। मैं बस यही सोच सकता था कि मैं कितना वीक हूँ, आखिर मैं इतना बेकार कैसे हो सकता हूँ। अगर ये रैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और काश हमें इस बात की भी फिक्र नहीं करनी होती कि दूसरे की एबिलिटी क्या है, तो हम में से किसी को भी इस बकवास से निपटना नहीं पड़ता। तो सैरा जॉनी की ऐसी बातें सुनकर उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है जॉनी प्लीज ऐसी बातें मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चीजें ऐसी होती है, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम बस यही चाहते हो कि मैं सेफ रहूँ, लेकिन सभी को ये पता चल गया है कि मेरे पास कोई भी एबिलिटी
नहीं है, इसलिए अब मैं चाहे जो कुछ भी करूँ वो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे, तो छुपने का क्या ही फायदा है। एटलीस्ट मैं खुद के लिए स्टैंड तो ले रही हूँ। मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि उन स्टूडेंट ने जो भी मेरे साथ किया मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ, और अब से मैं अपने लिए फाइट करती रहूंगी जैसे तुम करते हो, इसलिए अब तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ ठीक है। फिर सारा कह रही होती है मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मैं हाल ही में कुछ नए लोगों से मिली हूँ और वो भी हमारी तरह लो डियर के हैं, और वो लोग मेरी फाइट से काफी इम्प्रेस थे, इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम उन्हें भी ये फाइटिंग स्किल सिखा सकते हो। तो जॉनी कह रहा होता है क्या मैं सिखाऊं? फिर सारा कह रही होती है वेल तुम एक्सपर्ट हो। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं स्कूल से बाहर होने वाला हूँ, इसलिए ये करने से पहले मुझे अपने ग्रेड्स बढ़ाने होंगे। फिर सारा कह रही होती है जैसे कि मैंने कहा था मैं उस डिपार्टमेंट में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जॉनी कह रहा होता है मेरे पास एक आइडिया है, इससे अच्छा तुम उन्हें टीच क्यों नहीं करती हो? फिर सारा कह रही होती है हाँ ये बहुत फनी है, उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। तो जॉनी कह रहा होता है हाँ तुम जरूर कर सकती हो, तुम वही हो जिसने मिड टीयर से फाइट करी है और मुझे लगता है तुम काफी क्वालिफाइड हो गई हो। फिर सारा कह रही होती है मुझे लगता है मैं एक बार इसे ट्राई कर सकती हूँ। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके स्टारलाइट रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और वहाँ पर हम डैरेन को देखते हैं। फिर लीला भी वहाँ आ गई होती है और कह रही होती है डैरेन, तो डैरेन पीछे मुड़कर लीला को देखते हैं। फिर लीला कह रही होती है तुम कैसे हो? तो डैरेन खड़े हो जाता है और कह रहा होता है हे लीला मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो लीला कह रही होती है आई होप मैंने तुम्हें ज्यादा देर तक वेट नहीं कराया हो। तो डैरेन कह रहा होता है नहीं नहीं मैं बस अभी आया हूँ। इसके बाद लीला डैरेन को जाकर हक कर लेती है और कह रही होती है वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तो फिर हम देखते हैं ये सुनकर डैरेन काफी ब्लश कर रहा होता है। इसके बाद वो दोनों ही बैठ गए होते हैं और लीला डैरेन को घूर रही होती है। तो डैरेन कह रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो लीला कह रही होती है तुम हमेशा ही बहुत गुस्से में दिखते हो, अब अपनी आईब्रो सिकोड़ना बंद करो, तुम्हें झुर्रियाँ आने वाली हैं, अब चलो भी थोड़ा और स्माइल करो। तो डैरेन स्माइल करते हुए कह रहा होता है अब ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वेटर भी आ गया होता है और वो सर्व करते हुए कह रहा होता है मिस ये रहा आपका चिकन। तो लीला कह रही होती है थैंक यू सो मच। फिर वो वेटर लीला को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है वाओ ये लेडी कितनी गॉर्जियस है और ये काफी फ्रेंडली भी लग रही है। इसके बाद वेटर डैरेन को देखते हुए कह रहा होता है और सर आपके लिए। तो डैरेन वेटर को गुस्से से देख रहा होता है। फिर वेटर ये देखकर मन ही मन कह रहा होता है आखिर इसे क्या हुआ है, ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है। इसके बाद वो वेटर एंजॉय योर फूड कहकर वहाँ से चले जाता है। तो ये देखकर लीला काफी ब्लश कर रही होती है। फिर डैरेन लीला से कह रहा होता है सो तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, तुम्हें इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना। तो लीला कह रही होती है ZSC ने रिसेंटली देश भर में कई नई ब्रांच ओपन करी है, तो वो चाहते थे कि मैं फ्लाई करके जाऊं और न्यू लोगों को ट्रेन करूं। इसमें ज्यादा टाइम लगा लेकिन अब सब कुछ ट्रैक पर है। तो डैरेन कह रहा होता है ZSC कंपनी एबिलिटी रिसर्च पर ज्यादातर फोकस करती है। फिर लीला कह रही होती है हाँ कुछ ऐसा ही। तो डैरेन कह रहा होता है ये कुछ वैसे ही है जैसे NXGen करता है, क्या तुम फ्यूचर में इसका कॉम्पिटिटर बनने की प्लानिंग कर रही हो क्या? फिर लीला कह रही होती है अरे नहीं अभी हम किसी को कम्पीट करने के लिए तैयार नहीं है, इसके अलावा NXGen बहुत बड़ा है और उसके पास अथॉरिटीज का भी सपोर्ट है, हम तो बस एक छोटी सी कंपनी है जो कुछ बेहतरीन छोटे गैजेट्स पर वर्क करती है। तो डैरेन कह रहा होता है किस तरह के गैजेट? फिर लीला कह रही होती है ये एक सीक्रेट है, जब हम प्रोडक्शन मार्केट में आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, और इस ईयर हम अपना साइज डबल करना चाह रहे हैं। तो डैरेन कह रहा होता है हाँ अच्छी बात है, वैसे क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे स्किल सेट पर्सन के लिए कोई ओपनिंग है? तो लीला कह रही होती है डैरेन तुम हमारे साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा क्वालिफाइड हो, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट्स का क्या होगा वेस्टर्न में, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो डैरेन कह रहा होता है मुझे उन बच्चों से नफरत है, आई होप मुझे उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। फिर लीला कह रही होती है अरे चलो भी तुम्हारा ये मतलब नहीं है, वैसे वो प्रॉब्लमेटिक लड़का कौन था जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? शायद वो जॉन है ना, क्या वो अब कूल डाउन हो गया है? तो डैरेन कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल चाहते हैं कि अभी हम क्लियर रहें, पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरत पड़ने पर कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। वो लिटिल मॉरॉन, मैं उससे कहता हूँ कि खुद को चोट पहुँचाना बंद करे तो वो बाहर जाकर खुद को और ज्यादा चोट पहुँचाकर वापस आता है। फिर लीला कह रही होती है अरे बाप रे वो ऐसा क्यों करेगा? तो डैरेन कह रहा होता है उसके फ्रेंड के ऊपर अटैक होने लग गए हैं और सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड भी करना पड़ गया है। फिर लीला कह रही होती है ये तो बहुत बुरा हुआ,
तो डैरेन कह रहे होते हैं ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी खो दी है। कुछ टाइम पहले एक अननोन ग्रुप ने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी बॉडी में एक ऐसा ड्रग इंजेक्ट कर दिया जिस वजह से उसकी एबिलिटी डिसेबल हो गई है। अब इस बात को 1 मंथ हो गया है और मैं अभी तक उसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर पाया हूँ। हॉस्पिटल और अथॉरिटीज भी इसमें हमारी हेल्प नहीं कर पा रही है। फिर लीला कह रही होती है एबिलिटी को डिसेबल करने वाली ड्रग और वो भी वेस्टर्न में। इसके बाद डैरेन अपना सर पकड़ते हुए कह रहे होते हैं वहाँ रहना एकदम बकवास है, जहाँ देखो इधर उधर घूमते हुए वो बेवकूफ बच्चे। फिर लीला कह रही होती है ठीक है डैरेन, मुझे उनके बारे में सुनना अच्छा लग रहा है। तो डैरेन कह रहा होता है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ, क्योंकि जेडेजिस एबिलिटी में स्पेशलिस्ट है, शायद तुम उसकी हेल्प कर सकती हो। फिर लीला कह रही होती है हाँ जरूर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे भेज दो और मैं हमारी रिसर्च टीम से इसे देखने के लिए कहूंगी। तो डैरेन लीला का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या तुम सच कह रही हो, इसके लिए थैंक यू, तुम्हारा मुझ पर हमेशा एहसान रहेगा। फिर लीला कह रही होती है वैसे उस लड़की का नाम क्या है। तो डैरेन कह रहा होता है उसका नाम सेराफिना है। इस इंसिडेंट से पहले वो वेस्टर्न की सबसे टॉप स्टूडेंट थी। फिर ये सुनकर लीला काफी हैरान हो जाती है और घबराने की वजह से उसके हाथ से वाइन उसके कपड़ों में ही गिर जाती है। फिर लीला कह रही होती अरे नहीं मैं कितनी अनाड़ी हूँ। तो डैरेन कह रहा होता है रुको रुको, इसे साफ करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर लीला उस वाइन का दाग साफ करते हुए कह रही होती है अगर मैंने इसे जल्दी साफ नहीं किया तो इसका दाग नहीं जाएगा। डैरेन अच्छा रुको मैं इसे वॉशरूम जाकर साफ करके आती हूँ। इतना कहकर लीला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और हम इन्फर्मरी के अंदर डैरेन को देखते हैं और डैरेन कॉफी पी रहा होता है। फिर कीन डैरेन से कह रहा होता है डूड तुम्हें कॉफी कम पीनी चाहिए, ये तुम्हारा कॉफी का 5वां कप है, वैसे इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने आपको या किसी और चीज को छोड़ दिया है। तो डैरेन तेजी से अपना कॉफी मग टेबल में पटकने के बाद कह रहा होता है जब तक मैंने उससे सेराफिना के लिए हेल्प नहीं मांगी तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने अपना ड्रिंक गिरा दिया और उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चली गई और जब वो वापस आई तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। फिर कीन कह रहा होता है ओ ऐसा हुआ। इसके बाद डैरेन अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है मैंने खुद से कहा कि इस बेकार भरी नौकरी के बारे में बोलना बंद कर दूं, इस तरह तो मेरे सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद डैरेन कियान का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है कीन तुम मुझे बताओ मैं लड़की में अपना इंटरेस्ट कैसे बनाए रख सकता हूँ। फिर कीन कह रहा होता है मुझे कैसे पता होगा, मैं सिंगल हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो कह रहा होता है कि आपको इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मेरा हाथ टूट गया है और मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत है। तो डैरेन कह रहे होते हैं अच्छा ठीक है मुझे देखने दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल में उस ब्लू हेयर स्टूडेंट को देखते हैं जो लास्ट टाइम हमें सेसिल के साथ दिखा था। फिर वो स्टूडेंट देखता है कि विंडो के पास काफी स्टूडेंट खड़े हुए हैं और वो स्टूडेंट विंडो से बाहर देखते हुए कह रहे होते हैं अरे रुको रुको क्या ये वही है। तो इतनी सारी भीड़ विंडो के पास देखकर वो ब्लू हेयर मनीमन कह रहा होता है आखिर यहाँ इतनी सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने सेसिल को डिफीट कर दिया होता है और जॉनी के हाथ में सेसिल की रोब होती है। फिर जॉनी सेसिल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वॉल में पटक देता है। इसके बाद सेसिल जॉनी को देखते हुए मनी मन कह रही होती है जॉन क्या तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आखिर तुम ये सब और कितनी देर तक करने का प्लान कर रहे हो। फिर सेसिल जॉनी से कह रही होती है इतना काफी है, तुम पहले ही जीत चुके हो। और सेसिल के इतना कहती जॉनी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सेसिल की एबिलिटी यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर सेसिल नीचे गिर जाती है। इसके बाद जॉनी उन स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा होता है और वो स्टूडेंट कह रहे होते क्या उसने सेसिल को इतनी आसानी से नॉकआउट कर दिया। फिर हम देखते हैं कि ये सब वो ब्लू हेयर स्टूडेंट भी देख रहा होता है। इसके बाद जॉनी उन सभी स्टूडेंट को देखते हुए गला काटने का इशारा कर रहा होता है। तो ये देखकर वो सभी काफी घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर इसका क्या मतलब था, क्या वो अब हमारे लिए भी आने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैरा को हॉल में देखते हैं और तभी उसके पास से जाती हुई एक स्टूडेंट कह रही होती है आखिर रॉयल्स क्या कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक जोकर स्कूल के आसपास घूम रहा है, क्या रॉयल सचमुच ऐसे ही बैठे रहेंगे और उसे वो करने देंगे जो वो कर रहा है। क्या उन जैसे लोगों से निपटना रॉयल्स का काम नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि क्या होगा अगर रॉयल्स को भी नहीं पता है कि क्या करना है। वैसे मैं एक चीज सोच रही थी कि जोकर आर्लो से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, अगर जोकर सच में आर्लो से पावरफुल हुआ तो क्या होगा। फिर वो ऑरेंज हेयर स्टूडेंट कह रही होती है ऐसा करना इम्पॉसिबल है, आर्लो को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। और इसके अलावा अभी तक जोकर की हिट लिस्ट कुछ ऐसी है वो एक एक करके रैंक के ऊपर बढ़ रहा है। तो इससे ये क्लियर है कि वो डायरेक्ट आर्लो के पास जाने से डरता है। तुम बस देखो वो रेमी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो दूसरी स्टूडेंट कह रही होती है शायद तुम सही कह रही हो, आखिरकार वो लाइटनिंग क्वीन है। तो ये सब सुनकर सैरा मनीमन कह रही होती है क्या जोकर, खैर अब उसके बारे में सोचने का क्या ही मतलब है।
और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल इन्फर्मरी के बेड में होती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने उस ब्लू हेयर स्टूडेंट को देखती है और वो स्टूडेंट सेसिल को जागते हुए देखकर कह रहा होता है, सेसिल तुम जाग गई हो और वैसे अब तुम कैसा फील कर रही हो। इसके बाद सेसिल उठकर बेड में बैठती है तो ओटिस कह रहा होता है, थोड़ा केयरफुल, ये जोकर बहुत ही घटिया है। इसके बाद सेसिल मनी मन कह रही होती है तो वो सच में पीछे नहीं हटा, उसके लिए मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी। फिर ओटिस कह रहा होता है उसके बारे में हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर काफी घबरा रहे हैं तो सेसिल कह रही होती है वो अभी किंग और क्वीन का पता कर रहा है, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर ओटिस कह रहा होता है लेकिन, तो सेसिल उसे रोकते हुए कह रही होती है लेकिन कुछ भी नहीं, अब मैं उससे हार चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी भी वहाँ कर्टन हटाते हुए आ जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ चेक करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो जैसे ही वहाँ सेसिल को दिखता है तो कह रहा होता है उप्स रॉन्ग पर्सन, और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है इसके लिए सॉरी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सेसिल ओटिस से कह रही होती है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो, मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तो ओटिस हाँ जरूर कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जॉनी वहाँ पर वापस आता है और सेसिल से कह रहा होता है ऑलमोस्ट हमने उसे वहीं छोड़ दिया। फिर सेसिल कह रही होती है बहुत खूब, तुमने तो ये बहुत अच्छा कर दिया। फिर जॉनी कह रहा होता है चलो भैया पागल मत बनो। तो सेसिल गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही होती है बेशक मैं पागल हूँ, हमने अलायंस बनाया था और तुम थोड़ा भी पीछे नहीं हट सके। फिर जॉनी कह रहा होता है अरे मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैंने तुम्हें इजीली छोड़ दिया तो बाकी सभी क्या सोचेंगे, और वैसे भी जोकर कोई दया नहीं दिखाता है। फिर भी सेसिल तुम कुछ स्क्रैचेस के साथ बच गई, अगर मैं उदारता दिखाऊं तो लोग वही करेंगे जो वो चाहते हैं और मुझे आर्लो की तरह ही एक पुश ओवर बना देंगे, लेकिन तुम ऐसा तो नहीं चाहोगी है ना, तो बस मैंने वही सोचा। चलो अब वैसे भी हार्ड पार्ट खत्म हो गया है, अब यहाँ से सब कुछ इजीली हो जाएगा। तो सेसिल कह रही होती है मे भी शायद तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने मेरे लिए आने का डिसाइड किया है तो पूरा स्कूल जानता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट रेमी है, और अभी जब हम बातें कर रहे हैं तो वो तुम्हें नॉकआउट करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। फिर जॉनी कह रहा होता है तो क्या हुआ, उसे वो सब तैयारी करने दो जो वो चाहती है, मैं फिर भी उसे डिफीट कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम रेमी को देखते हैं। फिर वो क्लास में जाकर आइसेन से कह रही होती है क्या तुम्हें कुछ नया मिला, तो आइसेन कह रहा होता है हाँ थोड़ा बहुत, ये जूनी है, ये जोकर की शुरुआती विक्टिम रही है। इसके बाद जूनी हेलो रेमी कह रही होती है। फिर रेमी ब्लैक से कह रही होती है तो क्या चल रहा है, तो ब्लैक कह रहा होता है आइसेन ने उन सभी लोगों को ढूंढा और उन सभी से पूछताछ करी कि किसके पीछे जोकर अभी तक गया है, तो हमें पता चला कि उसने जैक और कुछ मिड टियर स्टूडेंट्स पर अटैक किया है। फिर रेमी आइसेन से कह रही होती है तुम्हें उनसे क्या पता चला, तो आइसेन कह रहा होता है कुछ खास नहीं, उन सभी ने जोकर के अगेंस्ट अपनी एबिलिटी यूज करी और एक सिर्फ जूनी है जो उससे बचने में कामयाब रही। तो सैरा कह रही होती है अच्छा। फिर आइसेन कह रहा होता है तुम उस बारे में रेमी को भी बताओ, तो जूनी कह रही होती है मुझे नहीं लगता है कि हमारी फाइट के दौरान उसने मेरी एबिलिटी कॉपी करी। फिर रेमी कह रही होती है सच में, वैसे तुम्हारे पास कैसी एबिलिटी है, तो जूनी कह रही होती है मेरी एबिलिटी फ्लैश फॉरवर्ड की है, मैं 1 सेकंड के लिए फ्यूचर देख सकती हूँ, इसलिए मैं इमीडिएट डिसीजन लेने में सबसे बेस्ट हूँ। फिर ब्लैक कह रहा होता है अच्छा ये बहुत कन्वीनियंट है, तो जूनी कह रही होती है हाँ, हालांकि कुछ भी फ्लैशी नहीं है। फिर रेमी कह रही होती है तुम्हें सच में लगता है कि जोकर ने कभी भी तुम्हारी एबिलिटी की कॉपी नहीं करी, तो जूनी कह रही होती है जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं वो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा शांत और कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जिस तरह जोकर ने मेरी हरकतों पर रिस्पॉन्ड किया वो पूरी तरह से रिएक्टिव था, और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी पता था कि क्या होने वाला है। अगर वो भी फ्लैश फॉरवर्ड कर पाता तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि मैं उससे बच पाती। फिर रेमी कह रही होती हाँ तुम सही कह रही हो, शायद उसने तुम्हारी एबिलिटी कॉपी नहीं करी है। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी जोकर कॉपी नहीं कर सकता है, तो रेमी कह रही होती है हालांकि वो एबिलिटी कौन सी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आर्लो और होल्डन को हॉल में देखते हैं, और होल्डन आर्लो से कह रहा होता है आज सुबह सेसिल हार गई है और वो कह रही है कि जोकर का नेक्स्ट टारगेट रेमी है। तो ये सुनकर आर्लो हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या। फिर होल्डन कह रहा होता है तुम ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, मुझे सच में तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही है, क्या तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं हो कि स्कूल में क्या चल रहा है। पहले तो तुम बहुत रिस्पॉन्सिव हुआ करते थे और तुम हर चीज पर क्रैक डाउन कर देते थे, लेकिन
अब जब ये जोकर इधर उधर भाग रहा है तो ऐसा लग रहा है तुमने कम्प्लीटली चेकड आउट कर लिया है। अगर तुमने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो सभी स्टूडेंट्स तुम पर से भरोसा खो देंगे और उनमें से काफी लोग तो पहले से बहुत घबराए हुए हैं। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम अभी तक क्यों रुके हो। अगर तुम्हें उसे या कुछ और ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या करवाना है। तो आर्लो कह रहा होता है मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और इतना कहकर आर्लो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो रूफटॉप में लेटा हुआ होता है और मनीमन कह रहा होता है सो रेमी उसका नेक्स्ट टारगेट है। अगर उन दोनों में फाइट होगी तो बहुत खून खराबा होने वाला है। जॉनी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है और रेमी नहीं जानती है कि कब क्विट करना है। रेमी अब बहुत बड़े खतरे में है, ये फाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये रोकने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि मैं उससे हार गया हूँ तो अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मैं बस नाम का किंग रह गया हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अपना टाइटल खो दिया है। लेकिन फिर भी मैं किसी और को अपनी पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं हो सकता हूँ और उसके जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं। हाई टियर से ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने, लेकिन वो तो एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, हमेशा चिल्लाना और कंप्लेन करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी और पर पुश करना। आखिर वो बड़ा क्यों नहीं होता है? उस जैसा इडियट इतनी पावर होल्ड करना डिजर्व नहीं करता है। वो एक नंबर का कायर है और वो लीड करने के लिए बिल्कुल भी मेंटली फिट नहीं है। इसके बाद आर्लो को आइसिन की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि जॉनी के पास अपनी एबिलिटीज छुपाने के जरूर कोई ना कोई रीजन होंगे और जॉनी हमेशा ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो क्रिपल है। और जब मुझे उसकी असलियत पता चल गई तो उसने मुझसे कहा कि उसे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो इस घटिया रैंकिंग सिस्टम से दूर रहना चाहता है। इसके बाद आर्लो मनीमन कह रहा होता है वो लीड करने के लिए फिट नहीं है और वो हमेशा से इस बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन मैं ही वो हूँ जिसने उसे पुश किया, ये ध्यान दिए बगैर कि वो क्या कर सकता है। मैं उसे कंटिन्यू पुश करता रहा और वो अब रैंकिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो पूरे वेस्टर्न को पनिश कर रहा है। अब जब बात यहाँ तक बढ़ गई है और वो भी मेरी वजह से, तो ये सब मुझे ही ठीक करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉनी स्कूल के बैक साइड जा रहा होता है और तभी आर्लो भी वहाँ जॉनी के पीछे आ जाता है और जॉनी को रोकते हुए कह रहा होता है जॉनी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जॉनी कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। इसके बाद आर्लो जॉनी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है तो जॉनी कह रहा होता है व्हाट द फक, अपना हाथ मुझसे दूर रखो। फिर आर्लो कह रहा होता है मैं सभी चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तो जॉनी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था और मुझे तुम्हें वैसे ही अकेला छोड़ देना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। तो जॉनी अपना हाथ खींचते हुए गुस्से से कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अब सॉरी कहने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इतना कहकर जॉनी वहाँ से जा रहा होता है। फिर आर्लो कह रहा होता है तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम रुक जाओ। तो जॉनी कह रहा होता है मैं जानता था तुम रेंगते हुए मेरे पास जरूर आओगे क्योंकि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है और वैसे भी तुम थोड़ा भी सॉरी फील नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम अपना रैंकिंग सिस्टम बचाना चाहते हो। फिर आर्लो कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है। तो जॉनी कह रहा होता है चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करने जा रहा हूँ। मैं इस पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम अपनी बची हुई लाइफ ये सोचकर गुजार सकते हो कि इस सब का रीजन तुम थे। फिर आर्लो गुस्से से कह रहा होता है जब ये चीजें हम दोनों के बीच हुई थी तो सीधा मेरे पास आओ ना, इनोसेंट स्टूडेंट्स को इसमें क्यों घसीट रहे हो? तो जॉनी कह रहा होता है भले ही तुमने मुझे रैंकिंग सिस्टम से वापस खींच लिया और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में कंप्लेंट कर रहे हो, पर मैं रैंक में वैसे ही चढ़ रहा हूँ जैसे तुम चाहते थे। बस तुम थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बस रेमी से निपट लूँ। इतना कहकर जॉनी वहाँ से दोबारा जा रहा होता है तो आर्लो पीछे चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉनी काफी हो गया है, जब तक हम इसका निपटारा नहीं कर लेते हैं तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर जॉनी कह रहा होता है ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है, वैसे तुम चाहो तो आगे बढ़कर मुझे मार सकते हो और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो आर्लो कह रहा होता है क्या? फिर जॉनी कह रहा होता है लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फाइट शुरू नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी हमें देखता है तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो आर्लो कह रहा होता है ऐसा क्यों? फिर जॉनी कह रहा होता है जोकर स्कूल के चारों ओर घूम रहा है और एक एक करके टॉप स्टूडेंट्स को डिफीट कर रहा है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और वेस्टर्न का किंग जोकर का पता लगाने के बजाय एक ट्रिपल को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये बात फैल गई तो सोचो कितना हंगामा होगा। और वैसे भी सभी लोगों को तुम पर डाउट हो रहा है और अगर ऐसा करते हो तो तुम खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए आर्लो तुम्हारे पास वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
मैं तो अपनी टर्म्स पर ही फाइट करूंगा, तुम्हें पसंद आए या ना आए। तो इसलिए अब जाकर रेस्ट करो और इस बारे में सोचो, जब मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा तो तुम क्या करोगे। इतना कहकर जॉनी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात हो गई होती है और हम देखते हैं कि ब्लैक अपने बेड में बैठा हुआ होता है और वो मनी मन कह रहा होता है काफी दिन हो गए हैं और मैं सिर्फ 3 उंगलियों से फायर करने में काबिल हो पाया हूँ और ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसे स्पॉट पर ही परफेक्ट किया जा सके, लेकिन ये पर्सन जोकर कॉम्बैट में परफेक्ट है और वो मल्टीपल एबिलिटीज को जानता है। ऐसा हो सकता है कि उसने इस पूरे टाइम अपने आप को छुपा कर रखा हो, लेकिन वो हम सभी को देख रहा है और एनालाइज कर रहा है और वो लगातार इफेक्टिव चेंजिंग स्किल सेट को यूज कर रहा है। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि वो हमारी ही लीग का होगा, लेकिन इस सब की परवाह किए बिना हमें उसकी पहचान पब्लिक के सामने रिवील करनी होगी और जब तक ये नहीं होता है तब तक स्कूल शांत नहीं हो पाएगा और मैं इस बात से वरीड हूँ कि वो एबिलिटीज को कब तक रिटेन कर सकता है। वैसे ये परमानेंट तो नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता तो उसने आइसिन की एबिलिटी के साथ हमारी फाइट शुरू करी होती। और क्या वो हमेशा अपने साथ एक एबिलिटी रखता होगा? वैसे तब क्या होता होगा जब उसकी कलेक्ट की हुई एबिलिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद ब्लैक को कुछ आवाज आती है और वो डोर ओपन करके देखता है तो ये जॉनी होता है और कह रहा होता है, हे जॉनी तुम वापस आ गए, और इतना कहकर जॉनी को घूर रहा होता है। तो जॉनी ये देखकर ब्लैक से कह रहा होता है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तो ब्लैक कह रहा होता है, कुछ नहीं, अभी मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है तो बाय। इतना कहकर ब्लैक डोर बंद कर देता है और फिर जॉनी उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मनी मन कह रहा होता है उसे क्या हुआ। इसके बाद सुबह हो गई होती है और हम स्कूल में रेमी, ब्लैक और आइसिन को देखते हैं और ब्लैक मनी मन कह रहा होता है क्या जॉनी हो सकता है? तभी रेमी अचानक से पीछे से आकर ब्लैक को पुश कर देती है। तो इस वजह से ब्लैक काफी घबरा जाता है और कह रहा होता है, अरे रेमी ऐसा मत करो। फिर रेमी ब्लैक से कह रही होती है, तुमने हमारा क्लास के बाद वेट क्यों नहीं किया? तो ब्लैक कह रहा होता है, मैं भूल गया था। फिर आइसिन कह रहा होता है, हाँ हाँ सही है, हमें भूल गए तुम। तो ब्लैक कह रहा होता है, अरे चुप भी रहो। इसके बाद रेमी कह रही होती है, सो गाइस तुमने उस क्विज के बारे में क्या सोचा? तो आइसिन कह रहा होता है, मैंने तो अपने बगल वाले से कॉपी किया। फिर रेमी कह रही थी, वाह बहुत बढ़िया, और तुम्हारे बारे में क्या ब्लैक? लेकिन ब्लैक कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर रेमी उसे देखते हुए कह रही होती है, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? तो ब्लैक कह रहा होता है, मैं कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि जोकर कौन है। ये सुनकर आइसिन थोड़ा घबरा जाता है। फिर सैरा कह रही होती है, वो कौन है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक क्लासरूम के अंदर होते हैं। फिर रेमी कह रही होती है, जॉन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे का कोई रीजन है? तो ब्लैक कह रहा होता है, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं सोच रहा था कि जोकर अपनी वीकेस्ट सिचुएशन में कैसा होगा, तो मुझे उस टाइम पर ये आइडिया आया, अगर उसके पास कॉपी की गई कोई भी एबिलिटी नहीं है तब वो एकदम पावरलेस होगा और जॉन एक क्रिपल है। मुझे पता नहीं, शायद मैं इस बारे में ज्यादा ही सोच रहा हूँ। खैर ऐसा भी हो सकता है जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो गलत भी हो। तो ये सब बातें सुनकर आइसिन मनी मन कह रहा होता है, डैम उसका इंटुइशन एकदम सही है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद रेमी आइसिन की तरफ देखते हुए कह रही होती, आइसिन तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? क्या तुम जॉनी के बारे में कुछ जानते हो? तभी ब्लैक को याद आता है कि बहुत टाइम पहले आइसिन जॉनी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था और जब भी उससे जॉनी के बारे में बात करो तो वो वियर्ड बिहेव करता है। इतना सब सोचने के बाद ब्लैक आइसिन से कह रहा होता है, एक सेकंड रुको, क्या तुम कुछ टाइम पहले उस पर ऑब्सेसिंग नहीं कर रहे थे? और कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें उस पर नजर रखते हुए देखा। फिर जॉनी जब मेरे साथ रहने लगा और तब तुम मुझसे उसके साथ अच्छा बिहेव करने के लिए कह रहे थे। इसके बाद ब्लैक गुस्से से आइसिन का कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है, आइसिन तुम इडियट, तुम स्टार्टिंग से ही सब कुछ जानते थे और तुमने हमें नहीं बताया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बस तुम हमें जोकर की आइडेंटिटी फिगर आउट करने के लिए स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो। तो आइसिन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर रेमी कह रही होती है, गाइस स्टॉप, हम इसे बात करते हुए क्लियर करते हैं। अरे ब्लैक ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। तो ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं? मेरा रूममेट इतना खतरनाक है और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी है। इसके बाद आइसिन कह रहा होता है कि यही रीजन है जिस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा एग्रेशन सिचुएशन और खराब कर देता। तो ब्लैक कह रहा होता है, अरे यार सिचुएशन पहले से बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब इससे भी खराब और क्या हो सकता है? फिर आइसिन कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसके बाद रेमी उन दोनों की फाइट रोकने के लिए अपनी एबिलिटी से उन दोनों के बीच में शूट कर दी है और रेमी का गुस्सा देखकर वो दोनों शांत भी हो जाते हैं। फिर रेमी कह रही होती है, अब काफी हो गया है,
हमें अभी आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। स्कूल में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए हमें ऑनेस्टली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और अब से हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहेगा। फिर आइसिन कह रहा होता है, मैंने इस बारे में कई बार सोचा है, उसकी आइडेंटिटी जानने से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ब्लैक कह रहा होता है, यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इससे हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, हम स्कूल को अलर्ट कर सकते हैं, तुम इसे न्यूज़पेपर में डाल दोगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हर कोई जान जाएगा कि खतरा किससे है। फिर आइसिन कह रहा होता है, कोई प्रूफ नहीं है और कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि जोकर जॉनी है। एक सेकंड पहले तुम ही इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे, अगर मैं बिना प्रूफ के इसे पब्लिश करता हूँ तो मैं बस एक लाफिंग स्टफ बन जाऊंगा। इसके बाद रेमी कह रही होती है, अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो हम तब उस पर अटैक कर सकते हैं जब वो वीक होता है और उसे एडमिट करने के लिए फोर्स करेंगे कि वही जोकर है। तो आइसिन कह रहा होता है, नहीं नहीं, इस बारे में सोचना भी मत, वो ऑलमोस्ट 2 ईयर से क्रिपल होने का एक्ट कर रहा है और वो क्लियरली ऐसा करने के लिए कमिटेड है, वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। और याद रखो कि वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मामूली पर्सन है जो अपने काम से काम रखता है। अगर हम उस पर ऐसे ही अचानक अटैक करने लगेंगे तो हम रेकलेस हाई रैंकर्स का एक ग्रुप लगेंगे, अभी हमारे पास उसे फोर्स करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर ब्लैक कह रहा होता है, डैम इट, मैंने उससे फ्रेंडशिप करने की बहुत कोशिश करी। इसके बाद रेमी कह रही होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आइसिन कह रहा होता है, मैंने उसके रिकॉर्ड्स देखे हैं, वो हमेशा से वायलेंट टेंडेंसी का रहा है और यही रीजन है कि जब मुझे उसका सीक्रेट पता चला तब से मैंने उस पर नजर रखी, लेकिन जब से आर्लो ने उसे उकसाया है वो तब से सच में बहुत गुस्सा हो गया है और जब से सेराफिना ने अपनी एबिलिटी खो दी है वो तब से और ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर रेमी कह रही थी, वेट, तुम्हारा क्या मतलब है, आर्लो भी ये सब पहले से जानता था तो फिर उसने इस बारे में कुछ क्यों नहीं किया। तो आइसेन कह रहा होता है, रेमी, जॉनी ने उसे डिफीट कर दिया है। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और ब्लैक कह रहा होता है, क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, अगर आर्लो उसे डिफीट नहीं कर सका तो भला रेमी कैसे कर सकती है। इसके बाद रेमी मनी मन कह रही होती है, इसका मतलब जब आर्लो इंजर्ड हुआ था तो ये जोकर ने किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आर्लो को हॉल में देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, मुझे घेर लिया गया है, मेरे पास किंग का टाइटल है लेकिन कुछ भी करने की पावर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी भी वहाँ आ जाती है और आर्लो को किक करते हुए कह रही होती है, हे आर्लो, क्या तुमने मुझे हॉल के नीचे तुम्हें बुलाते हुए नहीं सुना। तो आर्लो कह रहा होता है, शायद मैंने नहीं सुना। फिर रेमी कह रही होती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जोकर कौन है। तो आर्लो कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है, अगर ऐसा ही है तो जब वो तुम्हें चैलेंज देगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके हार मान लेना और जैसे ही वो तुम्हें नॉकआउट कर दे तो दोबारा उठने की कोशिश मत करना। तो रेमी कह रही थी, क्या तुम चाहते हो कि मैं हार मान लूं। फिर आर्लो कह रहा होता है, देखो मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके का पर्सन है, तुम उसे डिफीट नहीं कर सकती हो, तो इसलिए खुद को होने वाले डैमेज को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करो। तो रेमी कह रही होती, अच्छा तो ये तुम्हारी प्लानिंग है, बिना किसी फाइट के उसे स्कूल सौंप देना। फिर आर्लो कह रहा होता है, वो राइटफुल किंग है और इस पॉइंट पर ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। तो रेमी कह रही होती, नहीं, क्या तुमने देखा कि उसने क्या किया, यहाँ हर कोई उससे डरा हुआ है, उसने ब्लैक आई से जैक और सेसिल को चोट पहुंचाई है और वो सभी तुम्हारे लोग हैं। फिर आर्लो कह रहा होता है, सुनो रेमी, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए उसके पास हमसे ऊपर खड़े होने के राइट्स हैं, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, तो प्लीज जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो, तुम्हारा उसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा दुख पहुँचे। तो रेमी कह रही होती, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तुम इससे एक बार हार गए थे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कभी डिफीट नहीं कर पाओगे, आखिर तुम ट्राई करने से पहले ही उससे हार क्यों मान रहे हो। और मैं तो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकालूंगी और देखना उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। इतना कहकर रेमी वहाँ से चली जाती है और आर्लो मनीमन कह रहा होता है, उसकी वीकनेस तो सेराफिना है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो आने में बहुत लेट हो गई है, तो खैर जो भी है पर वीडियो आ गई है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।